जितना सच ये है कि सूरज पूरब से उगता है, उतना ही सच ये है कि एक पॉइंट चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। नो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। और ऐसे ही जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, नो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। यहां देखो आप, ये एक चार्ज है Q और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस पर एक फोर्स लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो F इक्वल्स टू QE फोर्स। इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। यहां पर मैंने एक डायपोल लिया और ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज मिलकर एक डायपोल को बनाते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू माइनस QE। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन ये दोनों एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रहे हैं, इस वजह से टॉर्क जो है जीरो नहीं होगा। अब मुझे यहां पर अगर वर्क निकालना है तो मैं बड़ी इजीली क्या करता, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता। ये फोर्स कांस्टेंट ही बना रहेगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। मैं इसको इजीली एफ एस कॉस थीटा से ओपन कर देता। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्जेस कांस्टेंट है, लेकिन जो टॉर्क है वो होता है पीई साइन थीटा। मतलब इस टॉर्क की वैल्यू पीई के साथ साथ थीटा पर भी डिपेंड करती है। और थीटा मतलब ओरिएंटेशन। ये जो डायपोल मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, ये डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। ये रहा थीटा। तो अगर ये थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। तो यहां पर हम वर्क इज इक्वल टू टो थीटा डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा ही क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं लगा रहे। उसके पीछे की रीजन है, जब हम नॉर्मल एक फोर्स लगाते हैं किसी पर और कोई भी बॉडी लीनियर मोशन करती है तो वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, जैसे हमारे घर पे लगा हुआ पंखा, सुबह से चल रहा है, वो चल रहा है लेकिन गया कहां, वहीं तो चल रहा है, लेकिन वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है लगातार। वहां जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो ड्यू टू रोटेशन आया। और जब भी रोटेशन की बात आएगी तब टॉर्क की बात आएगी। यहां जो डायपोल है इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू रोटेशन। तो हमें भी अगर इसको घुमाना है, रोटेट कराना है इस डायपोल को, तो इस डायपोल को अगर मुझे रोटेट कराना है तो मुझे भी क्या लगाना पड़ेगा, इधर से फोर्स इधर से फोर्स, एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जब टॉर्क आएगा तो फिर अगेन रोटेशन आएगा। रोटेशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला में ये ना लगा के ये लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि टॉर्क हर एंगल के लिए कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहां फोर्स हर डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट था, आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहां भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहां भी है, तब भी हम डायरेक्टली ये नहीं लगा पा रहे, तब भी हम नहीं बोल सकते कि टॉर्क जो है कांस्टेंट होगा। ऐसा ही एक केस आगे मैग्नेटिक चैप्टर में भी है, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। लेकिन यहां ध्यान दो कि ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तो आपको पता है कि जब कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता तो हम इनडायरेक्टली उसको लगाते हैं। अब उसी के बारे में समझना है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल में। एक और चीज समझ लो कि यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, जैसे अगर ये डायपोल किसी ऐसी जगह पे जहां कोई इसके अलावा कोई फील्ड ही नहीं है, तो मैं इसको कितना ही रोटेट करता रहूं कुछ वर्क नहीं होगा। जैसे यहां पर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मैं इस पेन को ऊपर ले जाऊंगा और छोड़ता हूं नीचे आएगा लेकिन इस पेन को कहीं ऐसी जगह ले जाऊं जहां कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो इसको जहां छोड़ूंगा वहीं रहेगा। इसको धक्का दिया वहां चला गया, कोई वर्क डन नहीं होगा उस केस में। ओके, यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल है जो थीटा एंगल बना के रुका हुआ है। इस कंडीशन पर इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा लगा हुआ है। अब अगर इसको मैं रोटेट करूंगा अच्छा खासा तो एंगल बहुत तेजी से चेंज होगा और उस कंडीशन में ये वाला टॉर्क का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पूरा ड्यू टू चेंज इन दिस एंगल। तो मैंने यहां क्या किया, एक दिमाग लगाया कि मैं जरूरी थोड़ी बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दूं, मैं तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं। यही हमने सीखा है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, यहां से मैंने इसको ये डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा, ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हल्का सा दिया।
अगेन ये चार्ज यहां पहुंच गया, देखो कितना सा दूर गया, बस इतना सा ही तो दूर किया। छोटा सा जब डिस्प्लेसमेंट देते हैं, जैसे वहां पर वर्क डन में भी यही करते थे, अगर छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स को कांस्टेंट मान लिया जाता था। वैसे ही क्या किया कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, उस केस में इस टॉर्क को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहां पर जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वर्क डन निकालूंगा तो छोटा सा वर्क डन होगा, और ये इस टाइप से लिख सकता हूं। डन। देखो ये कांस्टेंट रहा, इसके डी टो नहीं लगाया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली में जैसे वर्क का जो फॉर्मूला है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, वहां से उसके जैसा सिमिलरिटी रखता है। यहां हम वेक्टर लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहां क्यों नहीं लगा रहे? यहां भी वही किया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं पड़ती। देखो मैं वो करके बता देता हूं। आपको लगेगा कि एंगल के ऊपर वेक्टर कैसे लगा दिया, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो वो भी वेक्टर की तरह कंसीडर किया जाता है। ये फॉर्मूला इसी टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसा लिख दिया, बताता हूं क्यों। यहां पर जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, मैं कौन सा रोटेशन दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा हूं। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको घुमाने के लिए टॉर्क लगाएगा, तो मुझे भी क्या लगाना है? टॉर्क। मैंने ऐसा टॉर्क लगाया और एंगल भी ऐसे ही ट्रेवल हुआ, मतलब टॉर्क जो मैंने लगाया और जो एंगल इसने डायपोल ने ट्रेवल किया, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा तो टो डी थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1, तो टो डी थीटा यही तो आया, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया था। अब इसमें ये वैल्यू में डाल देता हूं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। डन। अब एक और डायग्राम बना लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगी, पर फिर भी ट्राई करूं। चलो बनाता हूं दूसरा वाला डायग्राम। देखो यहां पर मान लो एंगल है θ1 और हम इसको कहां तक घुमा के ले गए? θ2 तक। θ1 से θ2 घुमाया हमने डायपोल को। ये चार्जेस है माइनस माइनस वाले, ऐसे इस तरीके से हमने रोटेट किया। तो मैं इसकी लिमिट लगा सकता हूं। तो W इज इक्वल टू टोटल वर्क जब निकालना है तो लिमिट लगाई θ1 से θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, क्योंकि पीछे डी थीटा है, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पी और ई बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि डायपोल चेंज नहीं हो रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो साइन थीटा डी थीटा और ये इंटीग्रेशन θ1 से 0। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि साइन थीटा के इंटीग्रेशन में माइनस कॉस आता है या नहीं आता। तो माइनस कॉस आता है, ऐसे याद रखना आसान है। साइन का सिंबल और ये एस का सिंबल थोड़ा सेम सेम है ना, तो थोड़ा इतरा जाते हैं, ये तो माइनस का साइन आ जाता है, ऐसा याद रख लो आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, जगह बचाओ आंदोलन। तो W इज इक्वल टू पीई और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इधर ले लिया मैंने इसका, और यहां पर लिखा मैंने θ1 से θ2 लिमिट्स लगा दी। देन इसको ओपन किया, माइनस पीई। क्या गलती हो जाती है कई बार स्टूडेंट से? ये गलती नहीं कर देनी, पूरी वैल्यू में डालना है उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो cos θ2 माइनस cos θ1 और ये ब्रैकेट। जनरली फिजिक्स में ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, θ2 तक लेके गए, लेकिन यहाँ माइनस भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा? पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ये है वर्क डन। ये किसकी वजह से वर्क डन है? एक्सटर्नल फोर्स, हम ये वर्क करवा रहे हैं। अगर आपसे फील्ड का वर्क पूछ लिया जाता कि फील्ड कितना वर्क कर रहा है, भाई फील्ड तो चाहता है वो ऐसे घूमे, हम उल्टा उसको लेके जा रहे हैं, हम उसकी मर्जी के अपोजिट लेके जा रहे हैं, फील्ड की चल नहीं पाई। तो वर्क डन बाय फील्ड कितना हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, तो जस्ट इसका माइनस कर देना है एक्सटर्नल का। और डब्ल्यू फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस साइन, माइनस अंदर चला जाएगा, तो पीई कॉस θ2 माइनस, देखो मेरे से भी वही गलती होने वाली थी, पर मुझे तो याद है तो वो गलती बच गई। ऐसा जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब आपको एक्सटर्नल वाला निकालना है, उससे किसका मल्टीप्लाई कर देना है? बस माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। यही इतना सा डेरिवेशन है, बस इतना सा। आगे हम इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट करेंगे, तो याद रखो वर्क डन इज इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब इसकी कुछ चीजें हम समझते हैं। देखो जैसे पहले मान लो डायपोल ऐसे रखा हुआ था इस तरीके से, मतलब θ1 कितना था? 0 डिग्री था। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही थी। अब मैंने उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, इस टाइप से कर दिया, मतलब θ2 कितना हो गया? 90 डिग्री। θ1 0, θ2 90 डिग्री, इस तरीके से ऐसा कर दिया, 90 डिग्री रेवोल्यूशन दे दिया। तो अब मुझे जो आंसर निकालना है वर्क डन,
जनरली वर्क डन पूछा जाए तो हमारा ही होगा वो वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई कॉस कॉस थीटा वन, मतलब यहाँ कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा टू, मतलब 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो वर्क डन कितना आ गया, पीई आ गया। ठीक है, उसके बाद मान लो अब ऐसे रखा हुआ है, 90 डिग्री बना के हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, अपोजिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो थीटा वन कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और थीटा टू कितना है 180 डिग्री। अगेन इसी में रखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस 90 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, वर्क डन आ गया प्लस का पीई। यहां देखो आप, अब ये ऐसे रखा हुआ था, इसको 90 डिग्री ऐसे कर दिया, मतलब थीटा वन जो था 180 डिग्री और थीटा टू कर दिया 270 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1, कॉस 270 0, और ये पीई है, तो -1 तो बचा रह जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पीई। हमारा वर्क डन नेगेटिव आ गया, क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये खुद ही घूमना चाह रहा है, फील्ड इसको घुमा रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो हम उल्टा जोड़ देंगे इस पे, ताकि तेजी से ना घूम जाए, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं करना है। तो हम उल्टा, हम ऐसे जोर लगा रहे हैं और ये ऐसे घूमता जा रहा है, तो हमारे लिए वर्क डन नेगेटिव है। तो फील्ड का वर्क डन कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव। और इन दोनों ही केसेस में फील्ड चाहता है कि आप ऐसे नहीं घुमाओ, फील्ड चाहता है इसको ऐसे ही रखना। आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा। एक और केस देख रहे हैं हम, फाइनली घुमा के लौटकर बुद्धू घर को आए वाला मामला, कि ऐसे था और इसको ऐसे कर दिया, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो थीटा वन इज इक्वल टू 270 डिग्री और थीटा टू इज इक्वल टू 360 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस 270 डिग्री माइनस कॉस 360 डिग्री। तो कॉस 270 0 माइनस, ये माइनस है, कॉस 360 डिग्री यानी कि कॉस 0 -1, और ये पीई, तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस पीई। दिख रहा है क्या यहां तक? ओके, तो यहां से मैं एक चीज समझा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर मैंने डायपोल को घुमाया एक बार 90, तो पीई वर्क डन प्लस का। फिर एक और बार घुमाया, जैसे हम फैन का रेगुलेटर घुमाते हैं, एक बार घुमाया पीई, फिर दूसरी बार घुमाया पीई, ये आ गया पीई। अब एक बार और घुमाया तो है तो पीई लेकिन माइनस का पीई, और फिर से घुमाया तो फिर से पी आया लेकिन माइनस का पी आया। तो यहां से यहां घुमाने में अगर मैं 0 से 180 डिग्री घुमा दूं तो 2 पी, और 180 से 360 घुमा दूं तो -2 पी। तो अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दूं, यहां से ऐसे रखा हुआ था डायपोल इस टाइप से, और मैं इसको घुमा के ऐसे लिया हूं, मतलब थीटा वन जो था वो था 0 डिग्री, और थीटा टू कर दिया मैंने 360 डिग्री, पूरा घुमा दिया। तो मुझे तो पता है कि 360 की वैल्यू 0 ही होती है, तो cos 0 माइनस cos 0 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, सॉरी, मतलब इसको घुमाया और ऐसे कर दिया पूरा, ये ऐसे था और इसको घुमा के पूरा ऐसे किया और फिर से ऐसे किया, ये गलत बना दिया, तो 180 घुमा पाया मैं। ऐसे रखा था, ये घुमाया, पूरा घुमा दिया, ऐसे ही लाके रख दिया तो वर्क डन कितना हो गया 0। वैसे भी कंजर्वेटिव फील्ड है, जहां से स्टार्ट हुए अगर वहीं आ गए वापस से, वर्क डन फॉर अ साइकिल जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी एंगल पे रखा हो, अगर वापस घुमा के उतने ही एंगल पे लेके आ जाए हम, 90 पे रखा हो, वापस घुमा के 90 से वापस जोड़ेंगे तो 450 डिग्री होगा। ऐसे घुमा के वापस वहीं पे लिया है, ऐसा था तो वापस ऐसा लिया है, अगर ऐसा था तो वापस उसी एंगल पे लिया है, वर्क डन हमेशा क्या होगा 0 ही होता जाएगा। डन। यहां पर डायपोल ऐसे रखा हुआ है और फिर मैं घुमा के इसको इतना ले आया, क्या मैं इसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आ गया? नहीं, मैंने तो अभी 180 डिग्री रोटेट किया है। अगर 360 डिग्री रोटेट करता तो मैं घूम के वापस वहीं आता, तो मैंने हाफ ही रेवोल्यूशन किया है। तो क्या वर्क डन 0 आना चाहिए? चेक करते हैं। थीटा वन कितना है, ये देखो 90 डिग्री बन रहा, और यहां पर ये पूरा घूम के बनेगा, तो ये थीटा टू कितना है 270 डिग्री। डन। ऐसा है। थीटा वन कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाना है ना। रखा कैसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो मैंने क्या कर दिया, इसको डॉटेड बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉटेड बनाया और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉटेड बना दिया ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है ये,
90 डिग्री। ये क्यों नहीं बनाना 90 डिग्री? क्योंकि डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, मैं ऐसे पूरा एंगल ले रहे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2, 90 से 270 डिग्री। तो वर्क डन अगर मैं निकालता हूं तो पीई कॉस थीटा 1 मतलब 90 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री, ये भी जो जीरो है तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। हमने तो हाफ ही रेवोल्यूशन दिया फिर भी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक स्टैंडर्ड केस है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पर ये याद रख लो, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर जीरो लिखना है। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे बेस्ड। ओके। An electric dipole of moment p vector is placed normal to the lines of force of an electric field of intensity E vector। कितना लंबा चौड़ा लिखा है यहां से देखो, lines of force of an electric field of intensity E vector। इसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि an electric dipole of moment p vector is placed normal to electric field lines या electric field। इसका मतलब सीधा सा ये है बस कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना, उसी को तो नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मली रखा हुआ नहीं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको 180 डिग्री रोटेट किया है। जस्ट अभी वो केस देखा था हमने, यहां से यहां काम करेंगे हम, घुमाएंगे तो प्लस का पी, और यहां से यहां घुमाएंगे तो माइनस का पी। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये जो बाकी सारे दे रखे थे, क्या कभी पीई पॉसिबल है? पीई वाला वर्क डन पॉसिबल है क्या? देखो मैं यहां से इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देता हूं। अलग अलग केसेस लेते हैं। चलो मान लो मैंने यहां से इसको ऐसे रोटेट कर दिया, देन फिर ऐसे अपोजिट रोटेट कर दिया। एक बार ऐसे करा तो 90 डिग्री, और फिर पूरा रोटेट करा तो 180 डिग्री। तो इसको हटा ही देता हूं ना मैं, क्या जरूरत है इसकी। ऐसे था, देन इसको पूरा घुमा के ऐसे कर दिया, मतलब यहां से इसको ऐसा कर दिया। तो जब मैं यहां से इसको घुमाऊंगा तो पी, और फिर घुमाऊंगा तो पी प्लस का पी, पी 2p आंसर आएगा 180 डिग्री घुमाने में। तो वो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है जो ये नॉर्मल ले लेंगे। अगर ये ऑलरेडी ऐसे रखा होता और इसको एक बार घुमाया 90, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, इस केस में यहां से यहां घुमाओगे माइनस पी, और फिर और घुमाओगे माइनस पी, माइनस 2p भी दे रखा है। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें पी आ जाएगा? कोई और समझ में आ रही है? अगर आपके अकॉर्डिंग पीई आंसर आता है किसी में, तो आप कमेंट करना कि 180 डिग्री घुमाने में क्या पीई आंसर आ रहा है क्या। आप कमेंट जरूर करना उसको। दिमाग में आता होगा अरे सर कौन कमेंट करेगा, है क्या मतलब आ रहा है, कौन पड़े इन चक्करों में। अभी एग्जाम पास आने दो, तब हम वन शॉट देख लेंगे, उससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा। कहाँ आप इतने सारे लेक्चर लेके आ रहे हो, क्या मतलब है? आप भी मेहनत कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, है ना। ये सब आता है ना दिमाग में। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके लिए वही रोटेशन वाला मामला है, बना लेते हैं हम। देखो डाइपोल एक बार इस तरह से, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाता हूं, ऐसे था डाइपोल, 90 डिग्री घुमाया तो प्लस पीई वर्क, अगेन 90 घुमाया तो प्लस पीई वर्क, ऐसे घुमाया यहां से यहां माइनस पीई, और यहां से यहां घुमाया तो माइनस पीई। अब आप अपने आप सोच सकते हो, 0 से 180 ऊपर के दोनों को जोड़ लो, 90 से 270 इन दोनों को जोड़ लो, 180 से 360 इन दोनों को जोड़ लो विद साइन, आंसर आता जाएगा। अब आपको यहां क्या बोला है? फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पिछला वाला लेक्चर जिन्होंने ढंग से देखा उनसे हो जाएगा। यहाँ एंगल नहीं दिया, इन्होंने स्टेबल अनस्टेबल का खेल कर दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होती है जिसमें डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, ऐसे था। देन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। डायपोल ऐसा था, दो बार घुमाया 90 से, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2p आना चाहिए। स्टेबल टू अनस्टेबल का जो हमने वर्क किया वो प्लस का 2p आना चाहिए, पहला आंसर। देन दूसरे केस में आपको क्या दिया है? दूसरे केस में आपको दिया है कि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ लेके जा रहे हैं। अनस्टेबल मतलब गुस्सा था डायपोल, इससे उल्टा मुंह करके बैठा था, जैसे घर में डॉगी वॉगी होता है उसको डांट दो तो उल्टे होकर बैठ जाते हैं दीवार के साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होकर बैठा है, इसको घुमाया दो बार 90 और ये ऐसा हो गया। तो जब नीचे से ऐसे घुमाएंगे माइनस पी, तो वर्क डन जो हमारा है वो कितना आना चाहिए?
-2 PE आना चाहिए। 2 आंसर आ गए। फिर क्या बोला, ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय फील्ड इन बोथ द केसेस। तो वर्क डन जो है जस्ट अपोजिट होगा हमारे वर्क का, तो वर्क डन बाय द फील्ड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो -2 PE, और जहां ये माइनस आ रहा है वो वर्क डन बाय फील्ड कितना आ जाएगा, +2 PE, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा वीडियो था, कंसेप्चुअल था। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनेंगे और फिर डायपोल खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।